जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। देखिए, आप लोगों का टी-स्टेट 2024 का पेपर फर्स्ट यानी जो प्राइमरी लेवल का है उसका एग्ज़ाम उर्दू मीडियम वालों का 1 जून को होने वाला है। इसको देखते हुए आप लोगों के लिए मैंने सीडीपी के उर्दू मीडियम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन 2023 में भी आए हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है उसके ऑप्शन के ज़रिए बिल्कुल उसका ऑपरेशन करके देखेंगे और उसका पूरा तज्ज़िया तहलील करेंगे और उसके ज़रिए यानी क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग थ्योरी भी सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर पूरा आप हल कर लेते हैं, पहले आप हल कीजिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है पता चल जाएगी, उसके ज़रिए ऑप्शन के ज़रिए आप थ्योरी भी सीख लेंगे। देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो क्लिक करके जुड़ जाएं। इसी के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आगे वीडियो अपलोड होगी आपके इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश की, इसी के साथ उर्दू की और इसी के साथ ईवीएस की। अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक भी करें, कमेंट यानी वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो अगर अच्छी लग रही है बीच में भी आप फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी आपके डीएलएड वाले ग्रुप में रहे हों उनको भेज दीजिए अपने कॉमन ग्रुप में ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मेरे कहने से भेज दीजिए, इसमें किसी का कुछ लगता नहीं, बस कर भला तो हो भला, ठीक है। आपको पता है ये चीज़। देखिए, पार्ट फर्स्ट आपको पता है 150 नंबर के आपके आने वाले हैं क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके सीडीपी यानी बच्चों की नशोनुमा और पैडागोजी, उसका एक सिलेबस मुतय्यन है, आपने देख ही रखा है। देखिए, उससे मुताल्लिक पेपर फर्स्ट में पहला सवाल क्या पूछा गया था, मुहर्रिके के असर का मुताला करने के लिए। देखिए, उर्दू में क्वेश्चन मैंने लिया लेकिन इसको मैं इंग्लिश में भी आपको समझा दूंगा ताकि बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मुहर्रिके के असर का मुताला करने के लिए एक क्लासरूम टीचर ने क्लासरूम को 2 ग्रुपों में तकसीम किया और तलबा के सिर्फ एक ग्रुप के लिए इनामात का ऐलान किया। दोनों, ठीक है, ग्रुप्स हर हाल में बराबर हैं। यहाँ उस्ताद का इख्तियार करदा तरीक़ा मुहर्रिका। अब मुहर्रिका थोड़ा सा दिमाग अगर इधर उधर आपका जाता है तो मुहर्रिका मतलब होता है मोटिवेशन। आपको पता है मोटिवेशन की 2 किस्में हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक जो है एक्सट्रिंसिक, यानी एक खारिजी एक अंदरूनी। जो अंदरूनी मोटिवेशन है वो हमेशा बाकी रहता है और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो क्या है, जब तक, जैसे आप इसलिए सीटेट ये वीडियो देख रहे हैं ताकि आपका टेट निकल जाए। जैसे टेट निकल जाएगा आप वीडियो देखना बंद कर देंगे, आप उसकी तैयारी बंद कर देंगे। कौन सा मोटिवेशन हुआ आपका, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, यानी किसी हदफ के लिए कर रहे हो, पूरा हो गया आप सुस्त हो जाते हैं। इंटरनल यानी अंदरूनी क्या होता है, आप इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिले, तो आप बार बार देखते रहेंगे, एग्ज़ाम हो गया फिर भी देखेंगे। इसी तरह कोई भी मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि इससे मुतालिक आपके सवालात फिर घुमा करके मोटिवेशन से पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला सवाल हुआ, इसमें क्या है, मुशाहदाती है। मुशाहदाती जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसी के साथ तजर्बाती यानी एक्सपीरियंस वाला, और सर्वे आप जानते हैं कि सर्वे किया जाता है, और मुशाहदा नफ्स यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, 2 ग्रुप सेम है, उसमें से एक को इनाम दिया एक को इनाम नहीं दिया। ये क्या है आपका तजर्बाती, ठीक है, यानी उस्ताद ने खुद तजर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि एक ग्रुप को इनाम देना चाहिए तो उसको दे दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, उन बच्चों में पीयर लर्निंग। देखिए, पीयर लर्निंग अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए लर्निंग का मतलब इक्तिसाब और पीयर का मतलब जैसे बच्चों के जो हमजमात साथी हैं
उनके साथ जो लर्निंग इक्तिसाब हो रहा है उसको पीयर कहते हैं। ठीक है, उन बच्चों में पीयर लर्निंग यानी हम मर्तबा इक्तिसाब का अमल होता है। किन बच्चों में होता है बताइए? सिर्फ सीनियर से जूनियर यानी जो अपर हैं और उससे नीचे वालों में, ज़्यादा आईक्यू वालों से कम आईक्यू वालों में, या जमाअत सलाहियतों यानी जिसको आप कहते हैं एबिलिटी, कारकर्दगियों यानी एक्टिविटीज़ वगैरह के क़त्ए नज़र। ठीक है, तमाम तलबा में। ठीक है, यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ शामिल है। क्योंकि पीयर लर्निंग का अमल किस में होता है? जमात में होता है, सलाहियतों के अकॉर्डिंग होता है, आपस में कारकर्दगी यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, तमाम तलबा में ये सब चीज़ें, क्योंकि एक साथ सीखते हैं, कोई कम जानता है कोई ज़्यादा जानता है, ज़्यादा जानने वाला कम जानने वालों को बताएगा तो वो भी सीखेगा। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा सवाल क्या है? हस्बे ज़ेल में वो बयान की निशानदेही कीजिए जो इक्तिसाब को ज़ाहिर करता है। इक्तिसाब मतलब लर्निंग। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन लर्निंग को ज़ाहिर करता है बताइए? ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने से बच्चे के कद में इजाफ़ा। ये कोई लर्निंग के तरफ ये चीज़ इशारा नहीं कर रही, इसलिए गलत है। एक नवज़ायदा बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ, ठीक है, रोशनी के अफशा पर आँखें झपकाता है। रोशनी पड़ती है तो आँखों पे उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये भी कोई रिलेवेंट यानी इक्तिसाब से रिलेटेड कोई बात नहीं लग रही है। एक बच्चा चाय के कप को हाथ नहीं लगाता ये जानते हुए कि वो गर्म है। 9 माह का बच्चा पहली बार सहारे के साथ खड़ा होता है। ये भी कोई चीज़ नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका तीसरा है। एक बच्चा चाय के कप को, क्योंकि उसको एक चीज़ लर्निंग हो गई कि अगर गर्म चीज़ को हम छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो इसलिए चाय के कप को नहीं पकड़ता है क्योंकि वो गर्म है। तो क्या है, यही चीज़ लर्निंग को सिखाती है। क्योंकि लर्निंग क्या है, एक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है ना। आप बच्चे ने एक जगह देखा गर्म चीज़ को छुआ तो जलने लगा, दोबारा गर्म चीज़ को नहीं छुएगा। ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यही होती है। आगे क्या कहा जा रहा है? तरतीब वार, तरतीब मतलब सिस्टम से, मराहिल यानी स्टेप बाय स्टेप, तैयारी जिसमें प्रिपरेशन होती है, फ़रोग़ यानी जिसमें आप किसी चीज़ का प्रमोशन होता है, विजदान जिसमें इंसाइट यानी अंदर से थोड़ा सा खलबली मचती यानी कुछ करना है उसको विजदान कहते हैं, और तौसीक़ कहते हैं वैलिडेशन यानी किसी चीज़ को सही समझना, तौसीक़ जैसे उस पर एतबार करना। इस अमल का यानी एक किस चीज़ में, एक किस में अमल होता है। इख्तिराइयत व तख्लीक़, देखिए इख्तिराइयत तख्लीक़ कहते हैं क्रिएटिविटी, मुहर्रिका कहते हैं मोटिवेशन, ज़हानत कहते हैं इंटेलिजेंस, रवैया कहते हैं एटीट्यूड। बताइए, चारों का मैंने इंग्लिश भी बोल दिया। देखिए ये सब चीज़ें किस में पाई जाएगी? इख्तिराइयत तख्लीक़ में, यानी क्रिएटिविटी से मुतालिक कुछ पॉइंट आप अपने जहन में रख लीजिए। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी चीज़ जो नई हो, लीक से हट करके हो, जिसमें बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, यानी वो अलग अलग जिहत में सोच सकेगा, वही तो बच्चा क्रिएटिव होगा। उसमें क्रिएटिव ही में आप तरतीब करेंगे, मराहिल से जाएंगे, तैयारी करेंगे, फ़रोग़ अंदर से जानने के लिए विजदान होगा, आखिर में आप किसी स्टेज को पहुँचेंगे, तौसीक़ हो जाएगा। ये सब किस में है? इख्तिराइयत और तख्लीक़। वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी दें। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गया है। 5वां क्या है? 5वां ये है NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक आजकल आपकी तालीम चल रही है, उसमें क्या कहा गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी थी। मुताबिक मुअल्लिम की खुद
खुद मुख्तार यानी ऑटोनोमस यानी हर चीज़ का पावर खुद रखता है के ज़िम्न में गलत बयान की निशानदेही कीजिए। किसमें जो है गलत बयान किया गया है बताइए। एक उस्ताद आला हुक्काम के अहकामात की पाबंदी मसाइल पर अपने ख़यालात के इजहार के बग़ैर करेगा। आला हुक्काम के अहकामात की पाबंदी मसाइल पर अपने ख़यालात के इजहार के बग़ैर करेगा। क्या ये गलत है कि सही है? उस्ताद के इजहार को आला हुक्काम सुनेंगे। उस्ताद मदरसे के कल्चर के हवाले से फ़ैसला साजी में शामिल होगा। निसाब के नफाज में यानी उसको अप्लाई करने में नफाज में उस्ताद को आज़ादी दी जाएगी। गलत बयान की इसमें कौन सा है? ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। उस्ताद के इजहार को आला हुक्काम सुनेंगे, जाहिर सी बात है जो कह रहा है उसको सुना ही जाएगा। उस्ताद मदरसे के कल्चर के हवाले से फ़ैसला साजी में शामिल होगा। भाई मदरसे में क्या कल्चर है उसके मुताबिक सलेबस में क्या फ़ैसला लिया जा रहा है उसको भी बिठाया जाएगा। निसाब के नफाज में यानी निसाब जब बनेगा, जब करिकुलम बनेगा, जब आपका सलेबस बनेगा कि बच्चों को पूरे साल क्या पढ़ाना है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ है, उसमें भी उस्ताद को आज़ादी दी जाएगी कि भाई उसमें क्या क्या वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन पहला वाला ये बयान आपका गलत है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे है इस पहलू के हवाले से 2009 में RTE एक्ट 2009 में एक तरमीम की गई। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पता है लाया गया, 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि लर्निंग किस तरह से होगी, क्लास की तादाद कितनी होगी और तालीम के हफ्तेवार घंटे कितने होंगे, ठीक है। बच्चों के लिए स्कूल की दूरी कितनी होगी, टीचर किस तरह से पढ़ाएगा। उसमें ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स यानी 21A आर्टिकल में तरमीम ला करके बनाया गया, ठीक है, 2002 में। और इससे मुताल्लिक बहुत सारे पॉइंट राइट टू एजुकेशन से बनते हैं, ठीक है। इसमें ये पूछा जा रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात कही गई थी कि बच्चा को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर फेल भी हो रहा है फिर भी अगली जमात में तरमीम कर दिया, यानी उसका इम्तिहान नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि उसका असेसमेंट स्कूल में होगा, फेल नहीं करेंगे, अगली जमात में आप प्रमोट कर देंगे। इसमें एक तरमीम की गई, क्या है, पहले क्या था, बच्चों का इंटरनल असेसमेंट यानी होम एग्ज़ाम होता था, हाई स्कूल का भी आपका सेंटर नहीं जाता था, ठीक है। 2010 के बाद ऐसा बनाया गया था, होम एग्ज़ाम होगा, बच्चा प्रमोट कर जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अब बदल दिया गया। अब क्या है, अब इम्तिहान होगा, अगर इम्तिहान में फेल हो जाएगा तो फिर उस जमात में बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, एक तरमीम की गई। कौन सी तरमीम? इम्तिहानात में तरमीम की गई है। किसमें? इम्तिहानात में। मुअल्लिम के फ़राइज़ में वो तो वही है, मुअल्लिम का फ़राइज़ बताया गया था, मुअल्लिम कैसे कैसे पढ़ाएगा। एडमिशन दाखिला यानी 6 से 14 साल तक। और अगर कोई डिसेबल पर्सन है, जिसके पास कोई माजूर है, कोई उज़्र वाला है, तो उसके लिए 6 से 18 साल है। मुअल्लिम और तलबा का तनासुब बताया गया, प्राइमरी में होगा कितना, एक पे यानी 35 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे, इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, RTE एक्ट 2009 से मुताल्लिक कुछ ना कुछ सवालात हर साल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको मशवरा दूंगा, मैंने एक वीडियो अभी जल्द ही बनाई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इस तरह से आपको थंबनेल मिल जाएगा। आप ऐसे डाल दीजिएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन उर्दू मीडियम, नीचे मेरी वीडियो मिल जाएगी। या आप डाल दीजिएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बाई मेराज सर, वो भी आ जाएगी, ठीक है। वैसे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। इतना आप यूट्यूब पे अगर बोल करके भी टाइप कर देंगे तो इस वीडियो में जितना कंसेप्ट बनता है एग्ज़ाम में पूछने का, सब के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है।
चलिए, वैसे कुछ पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है, आगे चलिए। आगे है, उस्ताद ने मुशाहिदा किया कि तलबा साथी तलबा के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं कर रहे हैं। उसने कहा जो आपस में बच्चे हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनमें तब्दीली राय के लिए तलबा में इस इलाके को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया। आपको पता है बच्चों की नशोनुमा के कुछ इलाके बनाए गए हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम ने जो दर्जा बंदी की है, यानी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक है क्या, दूसरे नंबर पे आपका अफेक्टिव, तीसरे नंबर पे है आपका साइकोमोटर। तीनों लेवल पर हम बच्चों की नशोनुमा करेंगे, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। अब उसमें बच्चा दूसरे की मदद नहीं कर रहा, तो कौन सा डोमेन, कौन सा मैदान बच्चे का डेवलप नहीं है? इदराकी, जिसको हम कॉग्निटिव कह सकते हैं, या तासुराती, जिसको हम कहेंगे अफेक्टिव, कौन सा, अफेक्टिव डोमेन, और कोनेटिव, कोनेटिव और नफ्सी व हरकी, ठीक है, नफ्सी व हरकी या हिस्सी हरकी यानी साइकोमोटर, उसको कोनेटिव भी कहते हैं। क्या वो वाला डेवलप नहीं हुआ? देखिए, दूसरों के साथ बच्चा जब मदद नहीं कर रहा, इसका ताल्लुक़ किससे है? अफेक्टिव यानी जज्बाती नशोनुमा से है, तासुराती नशोनुमा से है। गांधी जी ने 3H का फार्मूला दिया है इसी को देखते हुए। किसको? 3H को। एक H से क्या हो जाता है? आपका हेड यानी दिमाग, दिमाग का ताल्लुक़ इदराकी यानी कॉग्निटिव से, और एक एच का क्या दिया था? एक एच का मतलब हार्ट यानी दिल, यानी तासुराती नशोनुमा। बच्चा दूसरे के लिए नरम नहीं हो रहा, मदद नहीं कर रहा, यानी तासुराती डेवलपमेंट उसका, यानी इफेक्टिव डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। तीसरा गांधी जी ने तीसरे एच से क्या माना था? यानी हैंड, हाथ, यानी बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी यानी मोटर एक्टिविटीज़। इसमें एक फाइन मोटर होती है, एक ग्रॉस मोटर होती है। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से वीडियो बनाई, इसको तकरीबन 10,000 लोगों ने देखा है, ठीक है। आप सिर्फ इतना डाल दीजिएगा ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन उर्दू मीडियम, तब भी मेरी वीडियो आ जाएगी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय मेरा सर, तब भी आ जाएगी, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में बनाया है, एक पार्ट ही अगर देख लेते हैं तब भी आपको सारा कंसेप्ट इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो को देखेंगे क्योंकि उससे मुतालिक बार बार सवालात आपके पूछे जा रहे हैं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 8वें नंबर पे क्या है, उस्ताद के दाखिले पर तलबा कमरे जमात में एहतराम के तौर पर खड़े होते हैं। उसकी वजाहत इस इक्तिसाबी नज़रिए से होती है। आपको पता है लर्निंग के अलग अलग नज़रिए दिए गए हैं, कुछ बिहेवियरिस्ट हैं, कुछ जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में आप देखेंगे आपके जीन पियाजे चचा हैं, आपके वाइगॉट्स्की हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं उसमें हैं। और कुछ लोग क्या हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, जिसमें पाउलो, जिन्होंने कुत्ता पे अपना सर्वे किया, आपने देखा होगा, और इसी पर कोहलर हैं, कोहलबर्ग हैं, ठीक है। थर्नडाइक ने किस पे? ट्रायल एंड एरर, यानी थर्नडाइक ने बिल्ली पे रिसर्च किया है, वो सब क्या है? बिहेवियरिस्ट हैं। इन सब से मुतालिक भी आपके सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि टीचर दर्जे में दाखिल होता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजाहत इस इक्तिसाबी नज़रिए, किस इक्तिसाबी नज़रिए से इसकी होती है? मशरूतियत, क्या इसमें कंडीशन पाई जाती है? पाउलो ने क्या है, पाउलो ने कंडीशनल थ्योरी दी थी, यानी घंटी बजती थी, कुत्ता लार टपकाता था, आपने पढ़ा भी होगा। बसीरत, जिसने इंसाइटफुल लर्निंग दी है, यानी कौन है वो? कोहलर साहब हैं, जिन्होंने जिसको गेस्टाल्ट की थ्योरी भी कहा जाता है। साख्तियत, स्ट्रक्चरल भी एक जो है क्या है, इक्तिसाब की किस्में हैं। एक इंसानियत, बताइए ये कौन सी इक्तिसाबी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है? देखिए ये क्या है, मशरूतियत यानी कंडीशनल थ्योरी। आपने देखा है पाउलो ने सर्वे किया था कुत्ते के ऊपर
कि घंटी बजती है दूध मिल जाता है, घंटी बजती है दूध मिल जाता है, उसकी आदत बन गई कुत्ते की। बाद में क्या किया, घंटी बजाता दूध नहीं देता फिर भी लार टपकाने लगता। इससे क्या है, एक कंडीशन हो गई ना, क्योंकि हमने बच्चे को सिखाया कि जब टीचर बाहर से अंदर घुसे तो आप रिस्पेक्ट में खड़े होकर के सलाम कीजिए। तो बार बार करने से उनकी हैबिट में दाखिल हो गया। कोई भी टीचर घुसता है बच्चे खड़े होकर के सलाम करते हैं। ये कौन सी लर्निंग हुई, यही तो कंडीशनल हुई। समझ में आ रहा ना। तो थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियोज़ की वजह से लंबी होगी लेकिन आप पूरी तरह समझ जाएंगे। आगे क्या है, इख्तिराई और तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिव माइंड किस किस्म की सोच होती है। क्रिएटिव माइंड में क्या, मंतकी यानी लॉजिक के तौर पे सोचता है, हमाजहती यानी ऑल राउंड सोचता है, यानी एक होता है दो तरह की सोच होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी अलग अलग जहत में, हमाजहती सोच किस में पाई जाएगी, आजमाइशी सोच, और एक जहती यानी कन्वर्जेंट। देखिए इख्तिरा कोई भी चीज़ आप जब बनाएंगे, जब तक आप अलग अलग उसके डायमेंस को अलग अलग तरीक़े से नहीं सोचेंगे तो कैसे आप क्रिएट करेंगे कोई नई चीज़। तो हमाजहती सोच यानी आप जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेंगे तभी आप उसको सोच सकते हैं। यानी जो जिसका जो इस्तेमाल है लीक से हट करके कोई नई चीज़ अगर आप बनाते हैं तो इख्तिराई यानी तख्लीकी चीज़ बनती है। ठीक है, जैसे ये पेन है, आपने बच्चों से पूछा बच्चे ये पेन है इसका यूज़ क्या है, बोल सकते हैं कि इससे हम लिखते हैं। ठीक है, और कि कोई बच्ची थी उसने कहा सर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाल में, जब पीछे वो बनाते हैं जूड़ा तो उसमें भी लगा सकते हैं। ये क्या है, क्रिएटिव अलग इसका इस्तेमाल हो गया। कोई ये भी कह दे कि हम कमरबंद में वो जो है कमरबंद डालने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्या हुआ, वो भी अलग यूज़ हुआ। तो क्या हुआ, यही क्रिएटिव चीज़ है। समझ में आ गई चीज़ें। तो क्या है, जब आप अलग अलग सोचेंगे तभी तो नई चीज़ पैदा कर पाएंगे। तो आपका दूसरा है। चलिए 10वें नंबर पर क्या है, तदरीसी व इक्तिसाबी तर्ज की निशानदेही कीजिए। तलबा की ज़रूरियात, दिलचस्पियाँ और सलाहियतों को पूरा करने पर ज़ोर देता है। किस तरह की एजुकेशन में तलबा की ज़रूरत, दिलचस्पी, सलाहियतों को पूरा करेगा। मुअल्लिम मरकूज़ यानी टीचर सेंटर्ड, मुतअल्लिम मरकूज़ यानी चाइल्ड सेंटर्ड, मज़मून मरकूज़ यानी जो आपको सिलेबस जो मज़मून है, जो टेक्स्ट है उस पर सेंटर्ड, निसाब मरकूज़ यानी सिलेबस सेंटर्ड। किसमें बच्चों की ज़रूरियात, दिलचस्पियाँ, सलाहियतों को पूरा किया जाएगा, वो चीज़ मुतअल्लिम मरकूज़। मुतअल्लिम मतलब चाइल्ड, मुतअल्लिम चाइल्ड, मुअल्लिम उस्ताज़ यानी टीचर। इस चीज़ को याद रखिएगा। उर्दू में अगर ऑनलाइन है ना तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उसमें बदल सकते हैं। अगर आपको उर्दू में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। ठीक है, मुतअल्लिम मरकूज़ यानी अगर ता आ गया तो मतलब क्या, स्टूडेंट, और मुअल्लिम का मतलब होता है क्या, टीचर। टीचिंग कैसी होनी चाहिए, मुतअल्लिम मरकूज़ यानी बच्चे को सेंटर में रखकर हम अपना टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक, TLM जो कुछ यूज़ करेंगे बच्चों को जहन में रख करके, बच्चों की सलाहियत को जहन में रख करके करेंगे। उसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड यानी चाइल्ड सेंटर्ड यानी मुतअल्लिम मरकूज़। समझ में आ गया। आगे चलिए, मुंदरजा झेल में से एक को बचपन के इब्तदाई सालों में नशोनुमा का अमल समझा जाता है। इसमें से किसको बचपन के इब्तदाई सालों में नशोनुमा का अमल, किस ऑप्शन को समझा जाएगा, बताइए। कार चलाना सीखना, कैरियर के लिए राह हमवार करना, खुद पर काबू और जज्बाती बाकायदगी को फ़रोग़। जज्बाती वही तासुराती अफेक्टिव, रिटायरमेंट की तैयारी। बचपन की इब्तदाई सालों में नशोनुमा का अमल कौन है, खुद पर काबू यानी सेल्फ कंट्रोल। ये नहीं किसी ने आपसे झगड़ा किया उसका आपने सर ही फोड़ दिया,
तो आपका सही से डेवलप नहीं हुआ है और जज्बाती कायदगी को फ़रोग़ अगर दिया जाएगा, यही इब्तदाई सालों में नशोनुमा का अमल समझा जाएगा, क्योंकि यही जो है ब्लूम्स्की टेक्सोनोमी के एक डोमेन से मुताल्लिक़ रखता है। क्योंकि पहले क्या थी, तालीम जो बनी थी बस ऐसे ही, उसका कोई मकसद मुतय्यन नहीं था। इसीलिए बीएस ब्लूम ने 1956 में इसको एक मकसद बनाया कि तालीम की जिहत क्या हो, किन किन मैदानों में तालीम। हालांकि 2001 में उसके जो अलग अलग हैं उसको फिर बदला भी गया, उसमें कुछ चेंजिंग लाई गई। आप वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, इरिक्सन के नफ्सियाती नज़रिया यानी साइको सोशल नज़रिया किसने दिया है? इरिक्सन ने दिया है। नज़रिए के मुताबिक नशोनुमा का हर मरहला उन्फुआने शबाब के दौरान होता है। नशोनुमा का ये मरहला यानी कौन सा मरहला नशोनुमा का? उन्फुआने शबाब यानी एडोलेसेंस। क्या? एडोलेसेंस के दौरान होता है। उसमें शनाख्त की तश्कील और किरदारी उलझन के दरमियान जद्दोजहद शामिल है। देखिए, इरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट के 8 स्टेज दिए हैं, ठीक है। उसमें से 5 स्टेज ऐसे हैं जिससे सवालात पूछे जाते हैं, आगे के स्टेज से बहुत ही कम रेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? पहला स्टेज उन्होंने क्या दिया था? एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद। एतमाद बमुकाबिला अदम एतमाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। इसमें क्या होता है? एतमाद बमुकाबिले अदम एतमाद यानी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस ये कब है? जब बच्चा पैदा होता है 0 से 18 मंथ यानी 1.5 साल तक। कितना? 18 महीने तक। ये क्या है? पहला स्टेज, याद रखिएगा। एतमाद यानी ट्रस्ट, बमुकाबिला यानी वर्सेस, अदम एतमाद यानी मिस्ट्रस्ट। इसमें क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो 1.5 साल तक अगर उसकी अच्छे से परवरिश की जाती है तो उसके अंदर क्या है? जीने की इच्छा जगती है, वो ज़िंदा रहना चाहता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे होप्स यानी उम्मीदें बढ़ती हैं। ये कब है? 18 महीने तक, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की परवरिश ठीक से की जानी चाहिए। दूसरा स्टेज क्या इन्होंने दिया है? दूसरा दिया है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी इनिशिएटिव में क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ खुद मुख्तारी यानी खुद से करना चाहता है, बमुकाबिला शर्म। शर्म किसको कहते हैं? गिल्ट। यानी ये कब है? ये आपका क्या नाम है? देखिए, ये आपका तीसरा स्टेज है, ठीक है। इसमें जो है खुद मुख्तारी बमुकाबिला शर्म व शक। खुद मुख्तारी कहते हैं ऑटोनोमी को। किसको? ऑटोनोमी। क्या है? ऑटोनोमी वर्सेस क्या आएगा? शेम एंड डाउट। शर्म का मतलब शेम, शक का मतलब डाउट। ये कब है? 1.5 साल से 3 साल तक। कब है? 1.5 साल से 3 साल तक का बच्चा में खुद मुख्तारी बमुकाबिले शर्म और शक। मतलब 3 से 5 साल तक का बच्चा अगर आप उसको सही से पालेंगे तो 3 साल का बच्चा वॉशरूम में जा कर के 1 नंबर 2 नंबर खुद से करने लगता है, ठीक है। यानी खुद से अगर उसको ज़रूरत है वॉशरूम में जाने की 1 नंबर 2 नंबर के लिए तो बताने लगता है, ठीक है। उसके अंदर एक मकसद रहता है और अगर नहीं कर पाता तो शर्म महसूस करता है, खुद ही उसने पैंट गीला कर लिया, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज है? दूसरी है, यानी ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
इनिशिएटिव को कहेंगे पेशकदमी, जिस ये क्या है 3 से 5 साल तक के बच्चों में। इनिशिएटिव जैसे इसमें क्या होता है, बच्चे को पावर आ जाता है, जब खुद से कर लेगा तो थोड़ा सा हौसला होगा, यार मैं खुद ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता हूँ। इसमें क्या हो जाता है, इनिशिएटिव यानी चीज़ों को खुद से करने लगता है। 3 से 5 साल में बहुत सी चीज़ें बच्चा खुद से करने लगता है, पेशकदमी करेगा बमुकाबिले कसूरवार। अगर नहीं कर पाता तो उसमें जो है गिल्ट महसूस करता, 3 से 5 साल। उसके बाद है शनाख्त बमुकाबिला किरदार की उलझन, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये आपका ये 5वीं स्टेज है, इससे पहले 4थी स्टेज जो इन्होंने बयान की है वो क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी ये क्या है, इंडस्ट्री वाले में क्या है, इसमें क्या है, ये 5 से 12 साल तक का। इसमें क्या है, बच्चा क्या है टीन एज में रहता है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अगर कोई चीज़ खुद से करना चाहता, अगर नहीं करता है तो बाद में इन्फेरियर यानी थोड़ा सा अपने आप को घटिया समझता है। इसमें बच्चा तकरीबन 5 क्लास पास करके मिडिल में पहुंच जाता है, ठीक है। इन्होंने 5वीं स्टेज क्या है, शनाख्त, यहाँ 5 से 12 साल हो गया, शनाख्त बमुकाबिला किरदार की उलझन। इसमें क्या है, आइडेंटिटी, बच्चा अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, किस लिए मैं पैदा हुआ हूँ। वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, वो अपने रोल यानी किरदार के बारे में कन्फ्यूज, यानी मुझे क्या लाइफ में करना है, क्या बनना है। ये तकरीबन 12 से 20 साल तक जो टीन एज ही मान सकते हैं। इसमें बच्चा थोड़ा खोया खोया रहता है, वो अपना कैरियर तलाश करता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें शनाख्त की तस्कील और किरदार की उलझन के दरमियान जद्दोजहद शामिल है। किसमें, उनफुआने शबाब यानी 12 से 20 साल एडोलेसेंस। तो ऑप्शन आपका चौथा बनेगा। मैंने 5वें स्टेज को आपको बता दिया है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या था, ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कितना होगा, पैदा होने से 1.5 साल तक, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑटोनोमी जिसमें खुद मुख्तारी यानी 1.5 साल से कब तक, 3 साल तक। तीसरा मरहला क्या था, तीसरा इनिशिएटिव, इनिशिएट यानी 3 से 5 साल में किसी चीज़ की पहल करेगा, नहीं कर पाएगा तो इन्फेरियरिटी आएगी। चौथा क्या था, चौथा उसका क्या है, इंडस्ट्री, खुद ही करेगा। इंडस्ट्री वाले में क्या है, ये 5 से 12 साल तक है, ठीक है। अब उसके बाद 5वां जो आपका ऑप्शन बन रहा था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या है, आप 12 से 20 साल तक, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजिंग, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक सीख लीजिए ताकि यहीं से पूछा जाता है। आप पहले क्या रखिएगा, टी ए, उसके बाद आई है ना, आई पे 3 का फार्मूला लगा लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। टी से ट्रस्ट याद रखिएगा, ए से ऑटोनोमी याद रखिएगा, फिर 3 बार आई, ठीक है। पहले आई से इनिशिएटिव, दूसरे से इंडस्ट्री और तीसरे से आइडेंटिटी। अगर आपको ट्रिक समझ में आई, अगर आपको समझ में कंसेप्ट आ गया है तो एक बार लाइक करके कमेंट भी करें। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करके बता दूंगा, ऐसे सवालात आते हैं, ऐसे आ सकते हैं। आगे क्या है, साख्तियाती इक्तिसाबी नज़रियात। साख्तियात यानी स्ट्रक्चरल, इक्तिसाबी क्या होता है, लर्निंग, नज़रियात यानी जो उनका अप्रोच है, जो व्यू है।
में एह तालीम में मुअल्लिम के किरदार की वजाहत, कौन सा तालीम में मुअल्लिम के किरदार की वजाहत करेगा? बताइए। मालूमात को बहम पहुँचाने वाला, तर्ज़ अमल को काबू पाना, इक्तिसाब का सहूलियतकार, सज़ा व इनाम को देने वाला, इक्तिसाब का सहूलियतकार। देखिए मुअल्लिम को यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या कहा गया, जिसको जॉन डीवी भी कहते हैं कि टीचिंग में क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। टीचर क्या होगा उसमें, एज अ फैसिलिटेटर, यानी जहाँ बच्चा फंसेगा वहाँ उसकी मदद करेगा। ठीक है, इस थ्योरी को याद रखिएगा कि बच्चे को सेंटर में रखेंगे, टीचर फैसिलिटेटर होगा। इसको रखते हुए ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन सही जाएगा। आगे है, तालीम के इब्तदाई सालों में मुताला की अच्छी आदत को फ़रोग़ देने में सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी कौन सी होगी? शुरू में मुताला की आदत आप डेवलप करना चाहते हैं बच्चों में, रोज़ाना का निज़ामुल औक़ात कायम करना, यानी डेली आपको क्या करना है उसकी लिस्ट बना लो। बशमूल बाकायदगी से मुताला करके वक्फ़ा और मुताला की जगह मुख्तस करना, अलग अलग कितना घंटा आप मुताला करेंगे, कितना घंटा आराम करेंगे, इस स्ट्रेटजी से करेंगे तो यही हिकमत अमली सबसे अच्छी लग रही है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अंदाज़े क़द्र के लिए याददाश्त और बर याद करने की हौसला अफजाई, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। तफवीज़ करदा काम को मुकम्मल करने के लिए बैरूनी इनामात, ये तो इंट्रेंसिक यानी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन की मिसाल है। मुताला के दौरान डिजिटल आलात तक लामहदूद रसाई की इजाज़त, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहला यानी हर चीज़ सिस्टम से पहले से वक्त मुतय्यन कर ले। 15वें नंबर पे क्या आया है, मुंदरजा झेल में से तालीम की इब्तदाई सालों में मुअस्सिर मंसूबा बंदी के कलीदी उन्सुर की निशानदेही कीजिए। जाहिर सी बात है, आपको मैंने पढ़ाया भी है, एक लेसन प्लान यानी ईयरली प्लान एक बनाएंगे, एक यूनिट प्लान, एक डेली का लेसन प्लान। अगर तालीमी साल में इन सब की मंसूबाबंदी कर लेते हैं, पूरे साल में कितना घंटे हैं, फिर यूनिट में बांट लेते हैं, फिर उसको डेली प्लान, डेली कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो आपका सिलेबस सिस्टम से पूरे साल चलता है। कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसकी निशानदेही करेगा, बग़ैर लचक के पहले से तयशुदा निज़ाम की सख्ती से। देखिए कहीं बग़ैर लचक का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, इसी के साथ सख्ती, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। सीखने वालों तलबा की इनफरादी सलाहियत और दिलचस्पियों को, गलत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है बच्चों अलग अलग हैं, उनकी सलाहियत, उनकी ज़रूरियात, उनकी दिलचस्पी के मुताबिक हम सारा काम करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, इक्तिसाबी मकासिद यानी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव, हिकमत अमलिया यानी स्ट्रेटजी, अंदाज़े क़द्र यानी इवैल्यूएशन के तरीक़ों को शामिल। यही चीज़ अगर आप करेंगे तो इफ़ेक्टिव मंसूबा बंदी होगी। यानी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करके जाएंगे। पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आज कौन सा TLM लेकर जाना है, कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है, कौन सा टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कौन सा टीचिंग टेक्निक लगाएंगे, सारी चीज़ें, कौन सा अप्रोच इख्तियार करेंगे। अंदाज़े क़द्र बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग या एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, सारी चीज़ें जो है किस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन तीसरा होगा। आगे है, तालीमी साल के इख्तिताम पर तलबा की कारकर्दगी जानने के लिए की जाने वाली जांच। दो तरह का असेसमेंट होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम FA के नाम से जानते हैं, एक होता है SA यानी समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसको कहते हैं तश्कीली जांच। क्या कहते हैं, तश्कीली जांच। ये क्या होती है, ए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई के दौरान, जैसे एक यूनिट आपने पढ़ाया, आपने टेस्ट ले लिया, आपको पता चल गया कि कुछ कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं है, दोबारा फिर पढ़ा दिया, यानी यही क्या हो गया आपका, आपने टेस्ट लिया, ये क्या है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा फिर जब पढ़ाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका रिमेडियल टीचिंग
इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो एक मरतबा लाइक भी कर दें। और समेटिव असेसमेंट जिसको मजमूई या तलखीसी जांच कहते हैं, ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी बच्चा पूरी साल जो सीखा है उसका आखिर में जो सालाना एग्ज़ाम होगा, पढ़ाने के बाद बच्चों को अगली जमात में प्रमोट कर देते हैं, उसको SA यानी समेटिव असेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में क्या कहेंगे? मजमूई तलखीसी। अब इख्तिताम पर, साल के इख्तिताम जहाँ आ गया, फ़ौरन कंसेप्ट कहाँ चला गया? समेटिव असेसमेंट। तो मजमूई तलखीसी जांच हो गई। ठीक है, मैंने फॉर्मेटिव भी सिखा दिया। अब की बार अगर फॉर्मेटिव आएगा तो इंशाल्लाह आप उसमें गलती नहीं करेंगे। आगे चलिए, 17वां क्वेश्चन क्या है? यानी हैंडेडनेस यानी दस्त दराजी का माना क्या है? बताइए क्या होगा? एक हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल, यही है, कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें ज़्यादा तफसील नहीं है। मंसूबाबंद इक्तिसाब में होता, मंसूबाबंद जाहिर सी बात है, जब लर्निंग आप प्लानिंग के थ्रू करते हैं उसमें उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चे गैर फ़ाल तौर पर, देखिए बच्चा गैर फ़ाल मंसूबाबंद में तो नहीं होगा, तो 100% गलत है। हर तरीक़ा, ये तरीक़ा सिर्फ़, देखिए जिस भी ऑप्शन में सिर्फ़ का लफ्ज़ आ जाए, फ़कत का लफ्ज़ आ जाए, वो हमेशा गलत होता है। क्या? एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है। ठीक है, आगे क्या है? तजर्बाती इक्तिसाब यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की गुंजाइश ज़्यादा होती है किसमें? मंसूबा। एक सही बात है, यही है। तमाम बच्चों को हिस्सा लेने का मौका नहीं, हिस्सा लेने का मौका नहीं है तो 100% मिला जुला के आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे क्या है? बाबाए लिसानियात किसे कहा जाता है? बाबाए लिसानियात किसे कहा जाता है? बताइए इसमें से। नोम चॉम्स्की को, वाइगॉट्स्की को, काफ्का को, कोहलर को, आगे क्या है? जीन पियाजे को। बताइए। देखिए चारों ऑप्शन में नोम चॉम्स्की साहब जो है लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक्स से जुड़े हुए हैं। चॉम्स्की ने 2-3 बातें कही है, इसको जहन में रख लीजिए, आगे काम आएगा। चॉम्स्की ने क्या कहा है? बच्चों का LAD होता है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहते हैं बच्चों के दिमाग में एक डिवाइस फिट है जिससे बच्चे माहौल पा करके सही ज़ुबान बोलने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा इधर तेलंगाना में आ गया, आंध्र प्रदेश में आ गया, यहाँ क्या है? तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु का किस तरह से सेंटेंस यूज़ करना है खुद ही सुन करके यूज़ कर लेगा, क्योंकि LAD उसके अंदर पाई जाती है। इन्होंने और क्या कहा है? इन्होंने कहा है इनेट एबिलिटी, बच्चों के अंदर ज़ुबान सीखने की जन्मजात क्षमता यानी पैदाइशी यानी फितरी सलाहियत लेकर बच्चे पैदा होते हैं ज़ुबान सीखने के। इसलिए चॉम्स्की साहब को बाबाए लिसानियात कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। जो बच्चा दूसरों के बारे में नहीं बल्कि ख़ुद अपने बारे में फ़िक्रमंद रहता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। अदम तवाफ़ुक़ बच्चा, परहेज़गार बच्चा, ख़ुद एतमाद बच्चा, अना पर मरकूज़ बच्चा यानी ईगोसेंट्रिक, यही है, खुद अपने बारे में सोचेगा। देखिए ये कहाँ से लिया गया है ईगोसेंट्रिक वाली टर्म? जीन पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा जब पहले स्टेज को क्रॉस यानी सेंसरी मोटर स्टेज को क्रॉस करके प्री ऑपरेशनल में जाता है यानी 2 से 7 साल वाली स्टेज में जाता है, तो बच्चा तकरीबन 3 साल पे अपने से बोल के, आप देखेंगे 3 साल का बच्चा जब कोई चीज़ खेलता है खुद ही गाड़ी को बिगाड़ेगा, बनाएगा, उसी में बोलेगा ये नहीं ये वाला लगाते हैं, ये वाला लाते हैं, ये वाला सेट करते हैं। वो क्या है? ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसी को क्या कहा है? जीन पियाजे ने। और इसी को प्राइवेट इनर स्पीच किसने कहा है? चॉम्स्की ने। उन्होंने अहमियत दी है और जीन पियाजे ने अहमियत नहीं दी है। तो ईगोसेंट्रिक यानी खुद को केंद्र में रख करके बातें करता है यानी बोल करके। ठीक है, जीन पियाजे चचा ने इसको बोला है। आगे चलिए।
हस्बे झेल में से तदरीसी इक्तिसाबी अमल की तरतीब की निशानदेही कीजिए। तदरीसी यानी टीचिंग, इक्तिसाबी यानी लर्निंग, अमल यानी प्रोसेस की जो तरतीब है, जो स्टेप है, उसकी निशानदेही इसमें से हमें करना होगा। देखिए क्या है, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। देखिए मिला जुला के देखा जाए यही सही है। सबसे पहले प्री एक्टिव, उसके बाद इंटर एक्टिव। इंटर एक्टिव मतलब होता है एक दूसरे से, पोस्ट एक्टिव बात का, ठीक है। तो यही आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 22वें नंबर, एक तालिब इल्म जो खेलों में शानदार कारकर्दगी दिखाता है वो तालीमी मैदान में उसकी कारकर्दगी औसत है। खेल में तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा मुतवस्सित दर्जे का तालिब इल्म है। तो ये क्या चीज़ है बताइए। अफराद के दरमियान तफावत है, दाखिली तफावत है यानी इंटरनल डिफरेंसेस है, या निसाबी इनफरादी तफावत है, हम निसाबी और इनफरादी तफावत है। देखिए इनफरादी तफावत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो बच्चों में पाया जाता है, लेकिन क्या खेल में अच्छा है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ये दाखिली तफावत, इंटरनल जो है, इंटरनल डिफरेंसेस बच्चों में पाया ही जाता है। तो क्या है, ये दाखिली तफावत है। आगे क्या है, 23 नंबर पे है, हस्ब झेल में से एक बच्चों में याददाश्त को बेहतर बनाने में मददगार, यानी यह मेमोरी से सवाल पूछा जा रहा है, किससे बच्चों की याददाश्त बेहतर होगी। देखिए 23 नंबर में याददाश्त को बेहतर बनाने में मददगार, अगर यहाँ होता ऑप्शन नहीं होता है, पता नहीं TS DSC की जो टीम थी और TS टेट वालों ने, उन्होंने नहीं लिखना भूल गए, इसलिए कोई ऑप्शन ठीक से बन ही नहीं रहा था। हालांकि नहीं होता है तो रटा हुआ इक्तिसाब होता, इसलिए इसमें सबको नंबर मिला था। अगर नहीं होगा तो रटा हुआ इक्तिसाब पे आप जाइएगा। आगे चलिए, 10वीं जमात के एक तालिब इल्म ने ज्योमेट्री सीखने के बाद, ज्योमेट्री आपको पता है मैथ का एक कंसेप्ट है, अलजेब्रा सीखा, ज्योमेट्री सीखा, फिर अलजेब्रा सीखा। मज़ीद एक ही अलजेब्रा ज्योमेट्री को याद रखने में मुदाखलत करता है, यानी दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं, मुदाखलत करता है। इसकी वजह क्या है बताइए, इसकी वजह क्या है। दबाव यानी कुचल देना, ज़ेरी मुज़ाहमत यानी जो ज़ेरी यानी निचली मुज़ाहमत, दोनों में एक दूसरा का कंट्रास्ट, यही आपका सही है। बालाई नहीं है, बोलने की तहरीक भी नहीं, बल्कि ज़ेरी मुज़ाहमत है। आगे है, एक मोटर कार मैकेनिक ने अपने दोस्त की दरख्वास्त पे यानी उसके कहने पर मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इक्तिसाब की मुंतकली जो यहाँ अंजाम पाती है यानी कर दी। इक्तिसाब की यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपके सिलेबस का हिस्सा है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ कौन सी पाई जा रही है। दोस्त ने कहा, ठीक है, अपने दोस्त की दरख्वास्त पर मोटरसाइकिल को ठीक कर दिया। बताइए, सिफर यानी ज़ीरो ट्रांसफ़र है, दो जानिबी यानी बाईपोलर है, मुस्बत यानी पॉजिटिव है, मनफी यानी निगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक बच्चा जो सफ़ेद चूहे से डरता है, बाद में तमाम सफ़ेद चीज़ों से डरना शुरू कर देता है, शुरू किया, इसकी वजह क्या है बताइए। तामीम है और मुसव्वदी है, तमीज़ है या सूरत गिरी है, क्या है ये। तामीम का मतलब जनरलाइजेशन। बच्चे ने देखा सफ़ेद चूहा, वो समझता है कि ख़तरनाक है, अब जितनी सफ़ेद चीज़ें देख रहे हैं उससे डरने लगा, यही तो जनरलाइजेशन की थ्योरी है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है, झेल में ए नशोनुमा का उसूल नहीं है। नशोनुमा के यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। नशोनुमा हमेशा सीधी लकीर में होती, यही तो पहला ही गलत मिल गया, ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नशोनुमा मुसलसल मजमूई, ये तो सही है। नशोनुमा तवारिस में, जाहिर बात है, नशोनुमा में एनवायरनमेंट हेरिडिटी का रोल अदा करता है। नशोनुमा की शरह में इनफरादी तफावत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाया जाता है। नशोनुमा हमेशा सीधी लकीर में। देखिए डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, स्पायरल। आपने अपनी बुक की स्पायरल बाइंडिंग कराते हैं ना, ऐसे से होता है, डेवलपमेंट भी ऐसे से होता है।
कभी सुस्त होगा, कभी तेज होगा, कभी सुस्त होगा, कभी तेज़ होगा, किसी उम्र में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, किसी स्टेज में कम होगा। या याद रखिएगा स्पाइरल होता है, नशोनुमा सीधी, ऐसे खड़े सीधे नहीं, ऐसे बढ़ते हुए थोड़ी आप चले जाते हैं, ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। 40 साल का आदमी 10 फीट का हो जाता है, बल्कि 20 से 22 साल के बाद मसल का बढ़ना बंद हो जाता है, फिर मसल मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है, अंदर मांस आपके मजबूत होते हैं, तो आपका नशोनुमा ऐसे ऐसे चलता है स्पाइरल की तरह। आगे क्या है, कोहलबर्ग के मुताबिक कई लोग अखलाकी नशोनुमा के इस सतह तक नहीं पहुंच पाते। कोहलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा की अलग अलग, इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं, ठीक है। कोहलबर्ग ने कितने दिए हैं अखलाकी नशोनुमा यानी मोरल डेवलपमेंट के? 3 लेवल, हर एक लेवल में 2-2 स्टेज, यानी स्टेज कितने टोटल हैं? स्टेज आपके 6 हैं, लेवल कितने हैं? 3 हैं। 3 लेवल दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि नशोनुमा की शरह में इनफरादी तफावत उसमें पाया जाता है। मैं कहाँ पहुँच गया? देखिए इन्होंने क्या दिया है, 3 लेवल और 6 स्टेज, ठीक है। अब उसमें से कौन सा स्टेज है जो कि अखलाकी नशोनुमा की इस सतह तक लोग नहीं पहुँच पाते? कोहलबर्ग का थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कोहलबर्ग ने जो दिया था, पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल दिया था कोहलबर्ग ने, ठीक है। प्री कन्वेंशनल यानी मा कब्ल रिवाज अखलाक, रिवाजी अखलाक, मावरा अखलाक, कब्ल अज अखलाक, अखलाक के अलग अलग वो उन्होंने दी थी। इसमें क्या है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल दिया है। इसमें इस लेवल में 2 स्टेज हैं। पहला, बच्चा काम इसलिए करता है, प्री कन्वेंशनल जो होता है आपका 4 से 10 साल, इसमें बच्चा एवॉइडिंग पनिशमेंट यानी कोई भी काम करेगा सज़ा से बचने के लिए करता है, यानी सज़ा से बचने के लिए कोई काम इसलिए करता है ताकि उसे इनाम मिले। और यही स्टेज एक्सचेंज की है। एक चीज़ पूछा भी जा सकता है इस साल भी कि टिट और टैट यानी बदले की भावना किस में पाई जाती है? किसी ने किसी को स्टूडेंट को मारा, उसने कहा क्यों मारा? कहा कि इसने हमको भी मारा था। ये क्या है? टिट फॉर टैट, यही स्टेज है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा लेवल क्या है? इसमें है दूसरा लेवल 10 से 13 साल तक, 10 से 13 साल तक, यही अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या है, कन्वेंशनल लेवल में एक स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, इसलिए काम करता है ताकि उसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहा जाए। चौथा ये है इसलिए करता है क्योंकि एक रूल लॉ एंड ऑर्डर बना दिया गया है, इसलिए उसको फॉलो करता है। जैसे लॉ ऑर्डर बन गया है कि ट्रैफिक रूल को अगर लाइट जलती है तो हमको रुकना चाहिए, रेड लाइट, अगर ग्रीन लाइट है तब हम जाएंगे। आगे क्या है, जस्टिस। पांचवा क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ। जस्टिस यानी जो समाज ने जिस चीज़ को सही बना दिया है उसको सही मानेंगे। इसमें क्या है, ये आपका 13 साल से डेथ यानी जब तक आपकी मौत ना हो जाए, ठीक है, टिल डेथ तक ये है। इसमें क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स यानी वो आदमी दूसरों की ज़रूरत के लिए काम करता है। यहाँ तक बहुत कम लोग, यही मावरा अखलाक तक बहुत कम लोग, यानी छठा स्टेज है, ठीक है। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं गांधी जी पहुँच गए थे क्योंकि दूसरे के लिए जी रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद को कि वो भी इस लेवल तक पहुँचे थे, लेकिन बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। वही कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी मावरा अखलाक वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, फीडबैक ज़रूर दीजिए। एक ही 30 ही सवाल में आपका सारा सिलेबस कवर हो जा रहा है।
आगे देखिए, इक्तिसाब मुख्तलिफ अनासिर के तसव्वुर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को जानने का तसव्वुर है। यह उस इक्तिसाबी नज़रिया की अक्कासी करता है। कौन सी इक्तिसाबी नज़रिए की अक्कासी यानी रिफ्लेक्ट करता है। इक्तिसाब यानी लर्निंग, मुख्तलिफ अनासिर के अलग अलग जो एलिमेंट हैं तसव्वुर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को जानने का तसव्वुर है। तो क्या है, यानी सही व ख़ता यानी ट्रायल एरर। थंडाइक ने किया था ना ट्रायल एरर। मेयारी मशरूतियत, अमली मशरूतियत, ये जो कंडीशनल थ्योरी इन्होंने दिया था, आप देखेंगे यानी पावलो ने, उसकी बात कर रहे हैं। बसीरत इंसाइटफुल लर्निंग यानी कोहलर ने दिया था, यानी गेस्टाल्ट की जो थ्योरी थी। अब बताइए, इक्तिसाब मुख्तलिफ अनासिर के तसव्वुर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को जानने का तसव्वुर ये क्या है, बसीरत यानी इनसाइट। क्या है, इनसाइट। आपके अंदर कुछ है, जैसे उन्होंने क्या नाम है, कोहलर ने जो किया था, एक सुल्तान, एक चिंपैंजी नाम का था, कि पहले उन्होंने स्टूल हटाया, फिर वो केला पाने के लिए डबल स्टूल रख लिया, यानी अंदर से उसके अंदर सोच डेवलप हो रही है। वही किसने किया था, कोहलर ने इंसाइटफुल लर्निंग पे यानी चिंपैंजी पे रिसर्च किया था, जिसका नाम सुल्तान रखा था। ठीक है, बाद में क्या हो, लकड़ी ला करके केला को उतारने लगा। थ्योरी को आपने पढ़ा होगा। वही कहा, इक्तिसाब मुख्तलिफ अनासिर के तसव्वुर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को जानने का तसव्वुर है। ये क्या है, ये बसीरत है। मुत्तसिल इलाक़ा का फ़रोग़ इस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है। किस नज़रिए से, ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए। मुत्तसिल इलाक़ा का फ़रोग़ यानी मुत्तसिल इलाक़ा, इलाक़ा मतलब डोमेन। बताइए, वाइगॉट्स्की का समाजी साख्तियाती नज़रिया और बंदूरा का मुशाहदाती नज़रिया और कोहलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा या थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ब्रूनर का, बताइए कौन सा है। मुत्तसिल इलाक़ा का फ़रोग़ इस नज़रिए से ताल्लुक़ रखता है, ये रखता है ताल्लुक़ वाइगॉट्स्की का समाजी साख्ती नज़रिया। वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं, बच्चे की नशोनुमा किससे होता है, समाज यानी सोशल, और अगर उसको माहौल मिल जाए तो बच्चे का नशोनुमा ठीक ठाक होता है। उन्होंने दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उन्होंने एक चीज़ कही है ZPD, इसका भी कंसेप्ट इन्होंने दिया है। इन्होंने एक मचान वाला कंसेप्ट दिया है, ठीक है, जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, यानी ZPG यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यानी कुछ हद तक बच्चा पहुंच सकता है, उसके बाद आप उसकी मदद कीजिए। तो मुत्तसिल इलाक़ा को फ़रोग़ देने का यही इन्होंने बात की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि 30 सवाल में बहुत सारी थ्योरी आपने समझ लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले ज़रूर फीडबैक देकर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ज्वाइन बटन को भी आप दबा सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ज्वाइन बटन, जब आप इस चैनल का हिस्सा हो जाएंगे तो अब बहुत सी चीज़ों की आपको PDF भी मिल सकती है, ठीक है। इसी के साथ लाइक करके जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी लैंग्वेज यानी उर्दू लैंग्वेज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में रहेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।